बिरनगर एक ऐसा गांव था जो समय से बिल्कुल अछूता था। हरे भरे खेतों और सरसराते हुए बांस के झुरमुटों के बीच बसा यह एक अद्भुत सादगी का प्रतीक था। गांव वाले सीधे सादे लोग थे जिनका जीवन प्रकृति की लय पर चलता था। मिट्टी के घरों में हंसी गूंजती रहती थी। हवा में लकड़ी के धुएं और खिलते चमेली की खुशबू होती थी। कई पीढ़ियों से बिरनगर ने केवल शांति ही जानी थी। फिर एक दिन एक बेटा घर लौट आया। गांव के संस्थापक परिवार के वंशज विराज वर्षों से अमेरिका में थे। अब वह अपनी पत्नी अनिका और अपने बच्चे रोहन के साथ वापस आ गए थे। गांव खुशी से झूम उठा। विराज उनका अपना था, उनके अतीत के गौरव का प्रतीक। उनकी वापसी एक उज्जवल भविष्य के वादे जैसी लग रही थी। पुराना जमींदार का हवेली जो लंबे समय से वीरान पड़ा था, फिर से जीवंत हो उठा। उसकी पवित्र दीवारों में एक बार फिर हंसी गूंजी। रोहन अपनी संक्रामक मुस्कान और असीम ऊर्जा के साथ जल्दी ही गांव का लाडला बन गया। वह ताजी हवा का झोंका था, आशा और नवीनीकरण का प्रतीक। गांव वालों ने उसे प्यार से नहलाया। उनके झुर्रीदार चेहरे उसकी खुशी से जगमगा उठे। बिरनगर में जीवन एक बार फिर सुखद था। एक उमस भरी गर्मी की रात बिरनगर पर एक साया पड़ गया। रोहन, जो आमतौर पर मजबूत स्वास्थ्य का प्रतीक था, चीखते हुए उठा। उसका छोटा सा शरीर बुखार से जल रहा था। उसकी सांसें छोटी हांफती हुई आ रही थीं। अनिका और विराज डर के मारे देखते रहे क्योंकि उनका बेटा, उनका जीवन उनकी आंखों के सामने मुरझा रहा था। गांव के हकीम को बुलाया गया। उसने रोहन की जांच की। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। उसने अपने सभी नुस्खे, पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन नुस्खे आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रोहन की हालत और बिगड़ती गई। दिन रातों में बदल गए और फिर भी रोहन जलता रहा। गांव वालों के दिलों में निराशा घर करने लगी। विराज, चिंता से भरा उसका चेहरा, रोहन के कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। वह असहाय महसूस कर रहा था। उसकी अमेरिकी शिक्षा इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ बेकार थी। गांव के बुजुर्ग आपस में हडल्ड, उनके चेहरे उदास थे। एक एक करके वे विराज के पास पहुंचे। उनकी आंखें डर और अर्जेंसी के एक अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा कि अब केवल एक ही विकल्प बचा है, एक आखिरी उपाय, गांव का ओझा। ओझा, एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में प्राचीन रहस्य छिपे हुए थे, आधी रात को आया। वह रोहन के कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। हवा भारी हो गई। सन्नाटा केवल रोहन की तड़पती सांसों से टूट रहा था। ओझा धीरे से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज एक नीची गुनगुनाहट थी जो पूरे कमरे में कंपन करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने रोहन के माथे पर पवित्र जल छिड़का। उसकी नजरें बच्चे के चेहरे से हटी नहीं। फिर उसने टिमटिमाते तेल के दीपक पर मुट्ठी भर लाल पाउडर फेंका। कमरा एक भयानक लाल रोशनी से नहा गया। अचानक रोहन का संघर्ष बंद हो गया। वह स्थिर लेटा रहा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, छत को खाली देख रही थीं। बच्चे के होठों से एक पतली और कर्कश आवाज निकली। यह रोहन की आवाज नहीं थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आवाज फटी, एक प्राचीन क्रोध से भरी हुई। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, अब मैं उसका वारिस ले लूंगा। ओझा ध्यान से सुनता रहा। उसका चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि कौन बोल रहा है। ये माया की आत्मा थी, एक युवा महिला जिसे 70 साल पहले डायन करार दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था। वह बदला लेने के लिए लौटी थी। ओझा मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज शक्ति में बढ़ रही थी, कमरे के हर कोने को भर रही थी। हवा में ऊर्जा की चिंगारियां उड़ रही थीं। जैसे ही वह दुष्ट शक्ति से लड़ रहा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। उसने हवा में प्राचीन प्रतीक बनाए। उसकी उंगलियां प्रकाश की रेखाएं छोड़ रही थीं। आत्मा चीखी। उसकी आवाज क्रोध और निराशा से भरी हुई थी। उसने ओझा की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करते हुए हमला किया। कमरा ठंडा होता गया। परछाई गहरी होती गईं, लेकिन ओझा मजबूत था। उसने पीढ़ियों के शेमनों की शक्ति का आह्वान किया। उसके पूर्वज उसे अपनी ताकत बता रहे थे। तुम इसे नहीं पाओगे, उसने गरजा। उसकी आवाज उसके पूर्वजों की शक्ति से गूंज रही थी। तुम्हारे बदला लेने का समय समाप्त हो गया है। उस अंधेरे में वापस जाओ जहां से तुम आई हो। एक अंतिम कान फाड़ देने वाली चीख के साथ आत्मा को निकाल दिया गया। रोहन का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसके चेहरे पर रंग वापस आ गया। वह आजाद था। जैसे ही बिरनगर में सुबह हुई, गांव में राहत की भावना छा गई। लेकिन उस रात की याद, डायन के बदले की और ओझा की शक्ति की, हमेशा उनके दिलों में रहेगी। और परछाइयों में अनदेखी, अनसुनी एक काली ऊर्जा बनी रही। माया चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी
और बदला लेने की उसकी प्यास अभी खत्म नहीं हुई थी।